हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी क्लब में। आज हम 10th क्लास का सोशल साइंस से वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन लाए हैं जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 90% देखने को मिलेगा। अगर मेरा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, कल्पनादर्श या यूटोपिया किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। कल्पनादर्श या यूटोपिया क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना असंभव है, इसे क्या कहते हैं? इसे कल्पनादर्श या यूटोपिया कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर। देखिए, सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर पर पूछेगा या 3 नंबर पर पूछेगा। ठीक है, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति, आग्रह और सत्य की खोज पर गांधी जी ने जोर दिया था। ठीक है, क्या बोल रहा है? सत्य की खोज पर गांधी जी ने जोर दिया था। सत्याग्रह के विचार के अर्थ की व्याख्या निम्नलिखित रूप से की जाती है। ठीक है, देखिए, अगर दो नंबर का पूछेगा तो आप लोग 2 पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, और अगर 3 नंबर का पूछेगा तो आप लोग 3 नंबर पॉइंट लिखिएगा। कि कौन नंबर में क्या दिया है? यदि आपका उद्देश्य सच्चा और न्यायपूर्ण है तो आपको अंत में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा महात्मा गांधी का विचार था। ठीक है, ये महात्मा गांधी का विचार था। देखिए सेकंड पॉइंट क्या दिया है? प्रतिशोध की भावना या आक्रमणकर्ता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। अगर आप लोग इससे आगे का ऑब्जेक्टिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सभी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम बताइए। क्या पूछ रहा है? किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम बताइए। ठीक है, किन्हीं 2 राजनीतिक दल के नाम। 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। क्या क्या है? एक है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोत का नाम लिखिए। देखिए सबसे पहले समझिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग करने के पश्चात हमें उसे पुनः उपयोग कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे क्या होगा? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये क्या है? ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। आप लोग इसे 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 5 नंबर क्वेश्चन, सड़क परिवहन के 2 विशेषताओं को लिखे। सड़क परिवहन के 2 विशेषताएं क्या होते हैं? देखिए इसका आंसर 3 गुण दिया है। ठीक है, अगर आपको 3 गुण पूछे तो आप 3 गुण लिखिएगा और 2 पूछे तो 2 गुण लिखिएगा। ठीक है, देखिए आंसर है, सड़क परिवहन के अपने विशेष गुण है जो रेल परिवहन से तुलना करने पर सामने आते हैं। देखिए कॉम में क्या दिया है? यह रेल परिवहन से कहीं बेहतर होता है क्योंकि यह बहुत ही अधिक लचीला होता है। इसके द्वारा आप निर्माता के द्वार से उपभोक्ता के घर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इससे आप उपभोक्ता के घर तक पहुंच सकते हैं। सेकंड में क्या दिया है? हमारे देश के बहुत से पहाड़ी भाग ऐसे भी हैं जैसे कश्मीर, असम आदि, जहां रेल अभी तक नहीं बराबर है, वहां तक पहुंच नहीं पाया है। ऐसे स्थानों में सड़क परिवहन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन्हीं के कारण सड़क परिवहन का बहुत ही महत्व होता है। पर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? मुद्रा को परिभाषित कीजिए। देखिए मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा एक सांकेतिक चिन्ह है। क्या है? एक सांकेतिक चिन्ह है जिसका उपयोग वस्तुओं के बदली वस्तुओं का लेन देन में स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे मुद्रा कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया है। साधारण शब्दों में मुद्रा का अर्थ है धन दौलत। इसके इर्द गिर्द सारी आर्थिक गतिविधियां घूमती है। देखिए मुद्रा होने पर ही इर्द गिर्द सारी आर्थिक वस्तुएं घूमती हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं?
देखिए इसका आंसर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व या नियंत्रण रखती है। क्या रखती है? स्वामित्व या नियंत्रित रखती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। इसी तरह याद रख सकते हैं। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका आंसर दिया है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसके सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे निरंकुशवाद सरकार कहते हैं। ठीक है, देखिए समझिए, यानी कि कोई भी सरकार जिस पर अंकुश नहीं होता है। ये अंकुश मतलब क्या होता है? अंकुश जिसमें रोक टोक ना हो, जिस प्रकार कोई भी सरकार कानून बना चाहे, कोई भी कानून बनाने चाहे वैसा कानून बना सके, उसे क्या कहते हैं? उसे निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग समझ के लिख सकते हैं। क्या दिया है? ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित हो और दमनकारी सरकारें होती है। ठीक है, इसी तरह समझ के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर क्या दिया है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस इसलिए लिया क्योंकि जब 1922 कितना में 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का एक गांव था गोरखपुर में एक स्थित चोरा चोरी बाजार था। उसमें से एक गुजर रहा था शांतिपूर्ण जुलूस, एकदम शांतिपूर्ण जुलूस गुजर रहा था। उसके साथ पुलिस हिंसा के साथ टकराव में बदल गया। परंतु गांधी जी का मानना था कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चले, कोई खून खराबा ना हो, लेकिन उसके विपरीत परिणाम हुए। मतलब उल्टा हुआ परिणाम। उसके विपरीत परिणाम होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, असहयोग आंदोलन अपने पूरे जोरों पर चल रहा था जब महात्मा गांधी ने 1922 को उसे वापस ले लिया। इस आंदोलन के वापस लिए जाने में कारण थे। देखिए क्या कारण थे? महात्मा गांधी अहिंसा और शांति के पूर्ण समर्थक थे। वो समर्थक रहते थे। इसीलिए जब उन्हें यह सूचना मिली कि उत्तेजित भीड़ ने चोरी चोरा से पुलिस थाने को आग लगा दिया, आग लगाकर कितना 22 सिपाहियों को हत्या कर डाली, तो वह परेशान हो उठे। उन्हें अब विश्वास हो रहा था कि वे लोगों को शांत रख सकेंगे। ऐसे में उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना उचित ही समझा। इसी के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर क्या दिया है? सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक होता है? देखिए इसका आंसर है, सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम हो जाता है। टकराव कम होने से सामाजिक हिंसा और अस्थिरता कम हो जाती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता द्वारा शासन। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब उनके बीच सत्ता की साझेदारी कर दी जाती है तो भी अपने उत्तरदायित्व का निष्पादन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। संविधान द्वारा उनके कार्य और अधिकार दे दिए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए कि 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? कितने घटक होते हैं? देखिए इसका आंसर, सबसे पहले समझिए राजनीतिक दल किसे कहते हैं। दिया है, एक ऐसा संगठित समूह जो देश के राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेकर देश की सत्ता पर अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। अर्थात सरकार का निर्माण कर देश की शासन व्यवस्था संभालता है, उसे क्या कहते हैं? उसे राजनीतिक दल कहते हैं। उसे शासन व्यवस्था पर संभालता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, ये अगर 2 नंबर पे पूछेगा तो आप इतने लिखिएगा, और अगर 3 नंबर पे पूछ दिया गया तो आप इसे क्या कीजिएगा?
राजनीतिक दल किसे कहते हैं इतना लिखिएगा, और लिखिएगा राजनीतिक दलों के कार्य। कार्य क्या क्या होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला कार्य ये होता है कि चुनाव लड़ना, सबसे पहले चुनाव लड़ेगा। सेकंड कार्य है कानून बनाना, वो कानून बनाएगा। थर्ड कारण क्या है, सरकार बनाना और चलाना, उसे सरकार बनना और चलाना, ठीक है, ये 3 कारण है। 4 कारण क्या होता है, विपक्ष की भूमिका निभाना, विपक्ष का भूमिका निभाना। 5 कारण क्या है, जनमत का निर्माण करना। ये सब कार्य है राजनीतिक दल का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, उदारवाद भूमि किसे कहते हैं। सॉरी यहाँ पर थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया, दिया यहाँ पर होगा उदारवाद किसे कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए क्या है, देखिए इसका आंसर क्या दिया है, उदारवाद शब्द लातिन भाषा का मूल लीवर पर आधारित है। क्या है, लीवर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। क्या होता है इसका, उदारवाद का अर्थ होता है आजाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी हो और कानून के समक्ष सबकी बराबरी का उदारवाद हो, एक जैसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो। उदारवाद निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधित्व सरकार का पक्षधर था, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें दिया है आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो, सबको आजादी मिले और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, एक साथ बराबरी हो, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे उदारवाद कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे समझ के जितना हो सके अपने भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है। देखिए क्या होता है, छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार उत्तर पश्चिम, क्या है, उत्तर पश्चिम, जैसे कि छत्तीसगढ़ और है मध्य प्रदेश, झारखंड राज्यों के बीच स्थित है। झारखंड राज्यों के बीच स्थित है, एक पठार है, ये क्या है, एक पठार है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों से भरपूर पठार है, इसलिए छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है, देखिए दिया है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या होती है। जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये अगर 2 नंबर पे पूछे तो आप इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए कुल राष्ट्रीय आय, कुल औसत आय बराबर सूत्र होता है, औसत आय बराबर सूत्र होता है कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। इसे भाग देने पर क्या निकलता है, इसे औसत आय निकलता है, ठीक है। इसे समझ के लिख लीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।